हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनों एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी का क्लास 2 करने वाले हैं। इससे पहले बायोलॉजी का एक क्लास हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। आप उसको जाकर देख सकते हैं, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। आप इस चैनल को रेलवे, एनटीपीसी, एयरफोर्स वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, नेवी, एनडीए और 12th ऑब्जेक्टिव के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का ही प्रिपरेशन करवाया जाता है, और यदि आप इसको समझते हैं तो सब्जेक्टिव में अपने लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता चुके थे, तो पहले तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का क्लास स्टार्ट होगा। तो कल हम बताए थे बायोलॉजी 2 प्रकार के होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। पहले बायोलॉजी में सिर्फ जंतु विज्ञान ही पढ़ाया जाता था, अब उसके बाद आ गया है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और बायोलॉजी का खोज किसने किया था? अरस्तु ने। और वनस्पति विज्ञान का खोज थियोफ्रेस्टस ने किया था। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है, और इसी का अध्ययन, साइटो का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वॉन ने दिया था, और एक ही तरह के कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। यदि बहुत सारे कोशिका मिल गए तो वो उत्तक हो जाएंगे। बहुत सारे उत्तक मिलके एक अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग बन के मिलके एक शरीर का निर्माण होता है। तो यदि हम देखें तो शरीर का आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, जिसका नाम ऑस्ट्रिच होता है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। मोनम में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, जो स्त्री में पाया जाता है, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, जो पुरुष में पाया जाता है। और मोनम में सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की होती है, न्यूरॉन की होती है। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है, और सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन न्यूरॉन में होता है। ब्रेन में चोट लगने से मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है। और कोशिका के सभी अंग एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के सभी अंग आपको बता चुके थे हम, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो एक झिल्ली के द्वारा बंद होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य काम क्या है? इसके अंदर या बाहर जाने वाले चीज़ों के, कोशिका के अंदर या बाहर जाने वाले चीज़ों का निर्धारण करना है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। एक अलग प्रकार का उसमें मजबूती देने के लिए कोशिका में कोशिका भित्ति का प्रयोग किया जाता है, जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शोषण करता है। तो यहाँ तक आपको हम बता चुके थे, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, यहाँ तक आपको हम बता चुके थे। आज हम कोशिका के अंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यदि कोशिका को हम देखें तो कोशिका में बहुत तरह के अंग होते हैं। पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, उसके बाद सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। तो एक एक करके हम सभी को पढ़ते जाते हैं। तो जैसे कि आपको हम पहले बता चुके थे, कोशिका एक ऐसा चीज़ है जो अपने आप में सब कुछ करता है। तो एक एक अंग का काम अलग अलग क्रिया करना है। तो इसमें सबसे पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकीय श्वसन करता है। हम जो सांस लेते हैं तो वो हमारे फेफड़े के लिए ज़रूरत नहीं है, वो हमारे कोशिका के लिए ज़रूरत है। सिर्फ फेफड़ा क्या करता है? उसको स्टोर करके रखता है, और जब जब ज़रूरत होता है तो उसको वो प्रोवाइड कर देता है। तो ज़रूरत क्या है? ऑक्सीजन को किसको ज़रूरत है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकीय श्वसन करता है, जिससे कि O2 प्राप्त होता है, और वो O2 से क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। वो O2 से ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा का निर्माण करता है। और ऊर्जा का निर्माण करके वो 38 ATP बनाता है, और 38 ATP एक ग्लूकोज बनता है। 38 ATP मिलके, और एक ग्लूकोज हमें ऊर्जा के द्वारा प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज प्राप्त कहाँ से होता है? हमें
38 एटीपी से। ये 38 एटीपी कैसे बनता है? ऊर्जा के द्वारा। और ऊर्जा कैसे बनता है? ऑक्सीजन के द्वारा। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए इसीलिए आवश्यक होता है कि वह हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कर सके और एटीपी बना के हमको ग्लूकोज प्रोवाइड कर सके। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? श्वसन करना, और वो ऊर्जा बनाता है। तो कोशिका का पावर हाउस क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक चीज़ अपने आप लाइफ में भी आजमाए होंगे, यदि किसी अंग से आप ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ पर दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? कि वहाँ ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच पाता है, और ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँचने के कारण वहाँ ऊर्जा नहीं बनती है, और ऊर्जा नहीं बनने के कारण वहाँ पर दर्द होने लगता है। वहाँ का लाइसोसोम मरने लगता है, और वहाँ का जो कोशिका होता है वो मरने लगता है। तो वहाँ किसके कारण वो होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन का काम करता है, और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी क्या होता है? जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके जो आंतरिक दीवार है इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, ध्यान में रखिएगा आप। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, जिससे एटीपी के निर्माण होता है, और 38 एटीपी संयोजित होकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 38 एटीपी संयोजित होकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम आप देख लिए, ये श्वसन का काम करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। इसके आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी संयोजित होकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उम्मीद है आप माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छी तरह से समझे होंगे। नेक्स्ट है आपका गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया आप समझ गए। नेक्स्ट है आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या काम है? अब यदि ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा को बना लिया, तो वो ऊर्जा जहाँ ज़रूरत है वहाँ कौन ले जाएगा? तो वो गोल्जी बॉडी का काम है। गोल्जी बॉडी ऊर्जा के ट्रांसफिकेशन में काम करता है, और गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स, हिंदी होता है इसका राजधानी। तो वैक्यूल्स क्या होता है? ये जल स्टोर करके रखता है। किसी भी चीज़ में जल का बहुत अधिक महत्वपूर्ण कम होता है, इसीलिए वैक्यूल्स कोशिका में पाया जाता है। और आप यदि सुनेंगे तो शरीर में 65% भाग जल होता है। तो क्या 65% भाग एक जगह स्टोर रहता है? ऐसा नहीं है, वो हर एक कोशिका में वैक्यूल्स के अंदर रहता है, और वह सभी मिल के आपको 65% भाग देखने को मिलता है। तो शरीर का 65% भाग जल होता है, और वह एक एक कोशिका में स्टोर रहता है। नेक्स्ट है आपका शरीर में जल अवशोषण का काम कौन करता है? वैक्यूल्स। बता दिया आपको, जल अवशोषण का काम वैक्यूल्स करता है। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपको पढ़ा दिया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स। अब सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम है? कोशिका विभाजन करना। यदि कोशिका कोई इसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया मर गया है, तो उसको एक नया माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है, और ये कौन करेगा? ये इसका कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। किसी भी अंग पे यदि आपको घाव हो गया है, किसी तरह का कट उठ गया है, तो वो फिर से यदि होता है तो किसके कारण होता है? सेंट्रोसोम के कारण। उसी तरह एक नया अंग वो प्रदान कर देता है। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन करना। सेंट्रोसोम बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप देखे होंगे कि बच्चे का जो यदि कोई हड्डी टूट जाता है तो वो जुड़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। ये उसी के अपेक्षा यदि किसी बूढ़े आदमी का हड्डी टूट जाए तो जुड़ना लगभग असंभव ही होता है, और बहुत परेशानी होता है उसको जुड़ने में। तो सेंट्रोसोम बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसका घाव घोस भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कैंसर ज़्यादातर कोशिका विभाजन के कारण दे। इसका क्या कहना है? यदि कहीं पर कोशिका विभाजन हो रहा है, जैसे किसी अंग में सेंट्रोसोम है, तो कोशिका विभाजन बेसिकली होगा ही। और यदि वहाँ ज़्यादा सेंट्रोसोम हो गया तो कोशिका विभाजन कम से अधिक हो जाता है। यदि वहाँ पर ज़रूरत है 100 सेंट्रोसोम का, वहाँ 150 सेंट्रोसोम हो गया, 150 बार कोशिका विभाजन हो गया, तो वही चीज़ कैंसर का रूप धर लेता है, और ज़्यादा कोशिका विभाजन के कारण कैंसर होने लगता है। तो आप सुने होंगे लीवर जो होता है, किडनी, इसमें सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। ज़्यादातर आप सुने होंगे कि उसको कैंसर हो गया, किडनी में कैंसर हो गया है। तो किडनी में कैंसर इसीलिए हो जाता है क्योंकि किडनी में कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होता है।
तो कैंसर ज़्यादातर कोशिका विभाजन के कारण होती है और सबसे तेज़ गति से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। लीवर में सबसे तेज़ गति से कोशिका विभाजन होने के कारण लीवर में ज़्यादातर कैंसर होने की संभावना रहती है। सबसे कम कैंसर होने की संभावना ब्रेन में होती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए ब्रेन में कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। आप नहीं सुनेंगे कहीं पर कि ब्रेन में किसी को कैंसर हो गया। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। आपको यहाँ तक पढ़ा दिए माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद क्या पढ़ा है आपको, सेंट्रोसोम हो गया आपका, वैक्यूल्स हो गया आपका, गोल्जी बॉडी हो गया, और नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ये एक कोशिका का कंकाल माना जाता है। कोशिका का यदि ढांचा किसी को बोला जाता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यदि वो प्रोटीन की निर्माण करता है तो उसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे, क्योंकि हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और प्रोटीन कहाँ पर बनता है, कोशिका में। कोशिका में कहाँ पर, राइबोसोम में। तो कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, 10+10। ये एमिनो एसिड के प्रकार है, प्रोटीन नहीं, सॉरी, ये एमिनो एसिड के प्रकार है। तो 10 एमिनो एसिड जो होते हैं वो पहले से हमारे शरीर में पाए जाते हैं और 10 एमिनो एसिड हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। और आवश्यक जो है एमिनो एसिड हमारे शरीर के लिए वो 10 ही एमिनो एसिड है। 10 एमिनो एसिड ही आवश्यक है और वो आवश्यक एमिनो एसिड हमारे शरीर ऐसे ही प्रदान कर देता है। 10 एमिनो एसिड जो होता है वो हम भोजन से प्राप्त करते हैं और वो अनावश्यक एमिनो एसिड है। और मतलब कि 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देखिए 10+10 बराबर 20 एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन। 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से रहते हैं और 10 एमिनो एसिड हम भोजन से प्राप्त करते हैं। इसमें 10 एमिनो एसिड शरीर के लिए आवश्यक होता है और 10 अनावश्यक होता है। प्रोटीन का 3 मुख्य कार्य होता है, शरीर की वृद्धि करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि करना। यदि किसी को प्रोटीन की कमी है तो आप बच्चे लोग को देखे होंगे कि बहुत मतलब दूल्हा पतला हो जाता है, तो उसको उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। शरीर का मेंटेनेंस करना और अंतिम स्थिति में ऊर्जा देना। ऊर्जा देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यदि किसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पर कौन ऊर्जा दे देगा, राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन उसको ऊर्जा दे देता है। तो राइबोसोम के बारे में इतना ही बात था। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें 10 हमारे शरीर में पहले से रहते हैं, 10 हम भोजन से प्राप्त करते हैं, 10 आवश्यक एमिनो एसिड हैं और 10 अनावश्यक एमिनो एसिड हैं। ये 3 काम करता है, शरीर की वृद्धि करता है, शरीर को मेंटेनेंस करता है और अंतिम स्थिति में ऊर्जा प्रदान करता है। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन का काम करता है और शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है। ये 38 ATP बनाता है श्वसन करके O2 के द्वारा, और 38 ATP से ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसके बाद हम क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा के परिवहन का काम करता है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ले जाने का काम करता है। उसके बाद वैक्यूल्स पढ़े। वैक्यूल्स क्या करता है, वो जल का स्टोर करके रखता है। और हमारे शरीर में 65% भाग जल होता है, तो वो कहाँ पर होता है, वैक्यूल्स में होता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़े, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम लीवर में पाया जाता है और सबसे कम सेंट्रोसोम ब्रेन में पाया जाता है। उसके बाद क्या पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, ये शरीर का एक ढांचा होता है, कंकाल बोल सकते हैं। कि यदि कंकाल नहीं रहेगा तो हमारा शरीर सीधा तरीक़ा से खड़ा नहीं रह सकता। उसी तरह कोशिका में भी कंकाल होना ज़रूरी है। उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और ये एमिनो एसिड 20 एमिनो एसिड बनकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम क्या बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और प्रोटीन का काम क्या है, शरीर की वृद्धि करना, शरीर का मेंटेनेंस करना और अंतिम स्थिति में ऊर्जा प्रदान करना। इसके बाद होता है आपका क्या, न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम होता है और एक होता है प्लास्टेड। तो ये अब 3 बचा है, 3 हम अगले क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बन सकता है। तो लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद। आप बने रहिए अपनो एजुकेशन चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको मिल सके। यदि आपको PDF चाहिए इसका
तो ज्वाइन कर लीजिए इसका टेलीग्राम चैनल, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और सभी चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।